हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज और साथ में एक और वीडियो आ गई है आपकी बहुत ही इजी चैप्टर की। जिस चैप्टर को आप हार्ड बोलोगे उसे मैं इजी बोलता हूं, जिसे आप इजी बोलते हैं उसे मैं हार्ड बोलता हूं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो चैप्टर बेटा समझने वाला होता है उसे आप रटने लग जाते हो और जो रटने वाला है उसे समझने लग जाते हो। अब ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें बच्चे कहते हैं इतने सारे फैक्टर्स हैं, हमें याद नहीं होते, रटने पड़ते हैं। कैसे याद करें बेटा? रटने है ही नहीं, उसे समझना है कि ये पॉइंट जो दिया हुआ है पर्टिकुलर, इसमें वो किस बेसिस पे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। तो वही इस चैप्टर का पूरा फॉर्मेट है। बहुत इजी चैप्टर है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम में, 10 नंबर का मान के चलो ये आपका चैप्टर है। तो देखते हैं बेटा क्या है इस चैप्टर में, क्या कुछ हम सीखने वाले हैं आज। चैप्टर का नाम है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फिर से वही, मैनेजमेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। उसके साथ एक वर्ड और जुड़ गया, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड। अब कॉमर्स वाला ही बच्चा पैसे से रिलेटेड चीज़ों को नहीं समझेगा तो कैसे काम चलेगा। इसमें हमने सिर्फ ये पढ़ना है बेसिकली। आपको मैं बताऊं इस चैप्टर की समरी कि एक कंपनी को अपना जो फाइनेंस है वो कहाँ से लेना है, कम से कम कॉस्ट में, कहाँ इन्वेस्ट करना है, मतलब उसे कहाँ यूज़ करना है उस पैसे को, और कैसे बचाना है पैसे को। बस ये 3 इसमें टॉपिक है मेन। और कितने तरह के उसके खर्चे होते हैं कंपनी के, क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं उसको उन खर्चों से रिलेटेड, ये इस चैप्टर की पूरी समरी है। तो पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं। क्या है? इट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब इकट्ठा करना या अरेंज करना, एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। आपने ले तो लिया फाइनेंस, अब उसको यूज कैसे करना है। अब ऑप्टिमल रिक्रूटमेंट क्यों लिखा हुआ है कि अगर आपने जो फंड लेना है उसके बहुत सारे तरीके होंगे, जैसे इक्विटी होता है, बोरोड फंड होता है, बहुत सारे हैं। तो आप बेस्ट ऑप्शन देखोगे कौन सा है और उसको ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ पे उसका मैक्सिमम यूसेज हो। आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल के चले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, कि फंड्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, एट लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट वही कि आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो कम से कम होना चाहिए। एंड डिप्लॉयड ऑफ दिस फंड इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज, कि जहाँ पे आप उस फंड्स को लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। मतलब समझ लो कि यहाँ पे आप शार्क टैंक के शार्क बन चुके हो, आप उसी बंदे पे पैसा लगाओगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। ये इस चैप्टर का मीनिंग है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे कि क्यों ज़रूरी है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना के क्या इंपॉर्टेंस है या क्यों करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेटा एक ही ऑब्जेक्टिव है आपकी बुक में कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्यों करना जरूरी है, कि जो आपके शेयर होल्डर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर जो है उनकी वेल्थ बढ़नी चाहिए। अब वेल्थ कैसे बढ़ती है शेयर होल्डर की? विच मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। आपने किसी कंपनी में बेटा पैसा लगाया, शेयर लगाया, 100 रुपये का शेयर खरीदा, 5 साल भी उस मार्केट में उस शेयर का रेट 100 रुपये ही है तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो 100 रुपये वाला शेयर 1000 रुपये का हो गया तो इसका मतलब आपकी वेल्थ बढ़ रही है। तो जब वेल्थ बढ़ रही है एक शेयर होल्डर की, इसका मतलब उस कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो इसलिए ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, यही इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे शेयर होल्डर वेल्थ किसी पर्सन की? जितने नंबर ऑफ शेयर उसके पास है, जितने करंटली उसके पास नंबर ऑफ शेयर है, और मार्केट में उस शेयर का, एक शेयर का क्या प्राइस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस पर्सन की वेल्थ निकल के आ जाती है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब शेयर होल्डर वेल्थ जो है वो इंक्रीज करके, मतलब इंक्रीज कैसे की जाती है, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। पहला है जो फंड्स ले रही है कंपनी वो रीजनेबल कॉस्ट पे ले, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे लेने के। आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, अपने रिश्तेदार से भी ले सकते हो, गवर्नमेंट से भी मिलता है, इक्विटी दे के भी ले सकते हो। तो सबसे रीजनेबल जो आपको लग रहा है, जिसके आपको कम रिटर्न वापस करनी पड़ रही है, पहले तो आपने ये देखना है। इसके बाद जो फंड आपके पास आ गए,
जो पैसा आ गया उसको इफेक्टिवली यूज करना है, फंड को ऐसी जगह यूज करना है जहां पे जब मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलके चल रही है। नेक्स्ट लास्ट, सेफ्टी ऑफ फंड्स। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके फंड्स के साथ फ्रॉड हो गया, आपकी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कंपनी के फंड्स कहाँ जा रहे हैं, ऐसे एक्सपेंसेस पे लग रहे हैं जो फालतू के एक्सपेंसेस है। तो ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये पूरा चैप्टर मैं कह सकता हूँ जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसे शार्क टैंक याद आ रहा होगा ढंग से, क्योंकि वो लोग यही डिसीजन दे रहे होते हैं सारे के सारे। अब आते हैं बेटा आगे के टॉपिक में, जहां से एक क्वेश्चन इसका जरूर आने वाला है। इसमें 3 तरह के डिसीजन है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को 3 तरह के डिसीजन लेने होते हैं। एक होता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि वो कहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट करे। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कि कहाँ से पैसा लें डिटेल में पूरा। और लास्ट होता है डिविडेंड डिसीजन कि जो पैसा हमारे पास बच गया सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद, तो उस पैसे को शेयर होल्डर को हमें देना होता है, एक्चुअल ओनर वही है। तो कितना पैसा हम शेयर होल्डर को बांटें और कितना अपने पास रखें, ये 3 डिसीजन है। तो पहला डिसीजन स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स सो दैट द फर्म इज एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे मैं पैसा अपना इन्वेस्ट करूं कि मेरे को हाईएस्ट रिटर्न मिले। भाई मैं प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई बिजनेस भी खोल सकता हूँ। तो उसमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है, कौन सा सेफ लग रहा है मुझे, वहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा जहां पे रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिलके मुझे चले। अब बेटा इसके अंदर 2 तरह के डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के भी 2 तरीके के डिसीजन है। एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो पहला है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के बहुत सारे नाम होते हैं, कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, और एक नाम और होता है इसका, कैपिटल बजटिंग हो गया, फिक्स्ड हो गया, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। ये तीनों नाम में से कोई भी नाम आपका एग्जाम में आ सकता है। देखो इसमें क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस कि आपने पैसा लगा लिया 5 साल 10 साल भूल जाओ उसको लगा के, ऑन फिक्स एसेट और वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो फिक्स एसेट पे कर रहे हो या किसी और के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब लॉन्ग टाइम के लिए लगाते हैं। अब ये क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये वाला डिसीजन बहुत ध्यान से लेना पड़ता है बेटा, बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा शार्क टैंक में कि शार्क एक परसेंटेज के लिए, एक एवेल्युएशन के लिए कितने देर सोचते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं पर्सन नहीं मान रहा तो वो मना कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं। अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर द लॉन्ग रन, मतलब ये जो डिसीजन है, जब मेरी कंपनी है मैं डिसीजन लूंगा तो मेरे को सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है लॉन्ग रन में। कि मैंने ऐसी, मेरी एक फैक्ट्री थी, मान लो मैंने एक और फैक्ट्री लगा दी, अब मैंने सोचा नहीं कि एक और फैक्ट्री की नीड है या नहीं है, और बाद में इतनी सेल ही नहीं हो रही, तो जो मैंने फैक्ट्री लगाई उसके खर्चे ही नहीं पूरे हो पाएंगे और मेरी कंपनी डूब जाएगी, फिर वो लॉस में चली जाएगी। तो वो सारे डिसीजन लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं सही से ना लिए जाएं तो। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड। इसमें फिक्स एसेट मशीन वगैरह में बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होता है फंड का, तो एक लार्ज अमाउंट जा रहा है। अब जब भी आपका लार्ज अमाउंट जाएगा तो आप ध्यान से पैसा लगाओगे, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको। द डिसीजन आर इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल का मतलब है कि ये डिसीजन एक बार आपने ले लिया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते जल्दी से। अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे घर ले लिया, आपने सोचा था कि यहाँ से रेंट लेंगे, लेकिन वो घर रेंट पे चढ़ ही नहीं रहा, तो अब आप क्या करोगे, या तो उस घर को सस्ते रेट पे बेचोगे लोन पे, तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं होता, सोच समझ के ये डिसीजन लेना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसको लेने से पहले कौन सी ऐसे चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो पहला है बेटा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जहां आपने पैसा लगाया है वहां से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। अब पैसा आने के भी 2 तरीके हैं। मान लो 2 प्रोजेक्ट है ए और बी। ए में जब आप पैसा लगाते हो तो वो मंथली आपको पैसा मिलेगा, जैसे प्रॉपर्टी में लगाया मंथली आपको रेंट मिल रहा है, एक तो प्रोजेक्ट ये हो गया।
दूसरा प्रोजेक्ट है कि आपने शेयर होल्डर में पैसा लगा दिया, शेयर्स खरीद लिए, तो आपको मंथली कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद उसकी कीमत 5 गुना हो जाएगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, कि आपको एक रेगुलर इनकम मिले या फिर 5 साल 10 साल बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिले। उसे बोलते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न। अब जहां पे आप पैसा लगा रहे हो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। जैसे आजकल लोग एफडी में पैसा नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? उसका रीजन है कि एफडी में जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है वो इन्फ्लेशन के रेट से कम है। तो जहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न कम है, आप वहां पैसा क्यों लगाओगे? उसमें तो आपका नुकसान हो रहा है। जैसे आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, वो आते हैं पिच देने, तो शार्क कहते हैं कि अगर मैं आपका अपना 1 करोड़ रुपये लगा रहा हूँ, जिस रेट से आपकी सेल बढ़ रही है उस हिसाब से तो मेरे को कवर करने में 20 साल लग जाएंगे। सिर्फ अपना लगाया हुआ पैसा कवर करने में 20 साल लग जाएंगे, प्रॉफिट तो भूल जाओ। तो आपको ये भी देखना है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, कब तक कवर होगा मेरा। इसके बाद लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब इसके अंदर बेटा बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह होती है एक इन्वेस्टमेंट में। पैसा लगाने से पहले तो वो सारी कैलकुलेशन की जाती है। जैसे मैंने बोला कि जितना मैंने पैसा लगाया वो कितने टाइम पे कवर होगा, तो बाय बैक पीरियड बोलते हैं उसे। ऐसे ही अभी जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसकी अभी वैल्यू क्या है, 10 साल बाद उस चीज की एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी, तो वो बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, वो की जाती है। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग बोलते हैं बेटा उसे। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको देख के चलनी होती है, तभी आप कोई डिसीजन ले पाते हो। ये तो हो गए बेटा लॉन्ग टर्म वाले के। अब आते हैं शॉर्ट टर्म वाले के। शॉर्ट टर्म वाले के आपके बुक में बहुत रेयर ही डिटेल में दे रखी है, बस एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके बारे में और कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों को एक और नाम से बोला जाता है वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये डे टू डे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए जो खर्चा करना है, ये वो इन्वेस्टमेंट होती है। इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। इट अफेक्ट्स डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, कि डेली मुझे जैसे अपना कितना स्टॉक रखना है, अपने डेटर्स को कितने टाइम के लिए क्रेडिट देना है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इसके बारे में आपके सिलेबस में बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ भी जाइए, वैसे बहुत कम आता है, तो आपका एमसीक्यू में आने वाला है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये डिसीजन पहचानने के लिए आते हैं। केस स्टडी देंगे, उसमें आपको डिसीजन पहचानना होगा कि इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है या डिविडेंड है। तो अगर आपने सारे वर्ड्स अच्छे से याद करे होंगे, जैसे उसमें लिखा होगा केस स्टडी में कैश फ्लो प्रोजेक्ट, कि वो कंपनी देख रही है, डिटरमाइन कर रही है कैश फ्लो कितना है, तब आप समझ पाओगे। तो अब करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट डिसीजन, फाइनेंसिंग और साथ में ही डिविडेंड डिसीजन। देखो बेटा, वो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो एक बिजनेस को लेना पड़ता है कि वो अपना फाइनेंस कहाँ से ले, मतलब अगर उसे पैसा चाहिए तो वो कहाँ से मार्केट से पैसा उठाए। देखो बेटा, बेसिकली 2 सोर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है डेप्ट। डेप्ट मतलब जो उधार, लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब आपने क्लास 11th की बीएसटी में पढ़ा है। और इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले। मेन अपने इक्विटी शेयर होल्डर मान के चलना है। पहले एक बार इसकी डिसीजन वो की डेफिनेशन मीनिंग देखते हैं। इट रिलेट्स टू द क्वांटम, क्वांटम मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट चाहिए, ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसा रेज करने के लिए, तो उसमें से डिसाइड करना कि किससे हमें पैसा लेना है, वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब मैंने आपको बताया एक होता है इक्विटी और एक होता है डेप्ट। पहले छोटा सा समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको 11th का याद नहीं है बेटा, इक्विटी जो होता है वो आपके रियल ओनर होते हैं कंपनी के, ये आपकी कंपनी में एक बार पैसा लगा देते हैं, तो बार आपको इनको मतलब पैसा वापस नहीं करना होता कभी भी, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। अगर मैंने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा है, मुझे कंपनी पसंद नहीं आ रही, तो मैं किसी और को शेयर बेच दूंगा, पर मैं कंपनी से पैसा वापस नहीं मांग सकता। और इनको कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, मतलब इनसे बिना पूछे कंपनी कोई काम नहीं कर सकती, इनके पास पूरा वोटिंग राइट होता है डिसीजन लेने का। दूसरी तरफ डेप्ट जो होता है, इनको एक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट हमें पे करना होता है हर महीने, और इनका जो पैसा हमने लिया है जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसको भी एक टाइम के बाद हमें वापस देना पड़ता है। लेकिन इनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इनसे हमें कुछ पूछने की दिक्कत नहीं है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं आपसे, इनसे हमें कोई काम नहीं है वो। तो अब हमें देखना है कि कौन से फैक्टर हैं ऐसे जो इफेक्ट करेंगे डिसीजन लेने से पहले कि मैं इक्विटी के लिए जाऊं या डेप्ट के लिए जाऊं। तो इसमें पहला पॉइंट है बेटा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैंने शेयर
इशू करे हैं या डिबेंचर लिया है तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो क्या लिखा हुआ था, कंपनी शुड चूज द चीपेस्ट सोर्स, जो भी उसको सस्ता पड़ रहा होगा, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस पड़ रहा होगा, उसे कंपनी लेगी। तो डेप्ट इज द चीपेस्ट देन द इक्विटी, जो डेप्ट होता है उसे चीपेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसका एक रीजन है। अभी जब इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल करोगे वहां पे भी ये काम आएगा कि बेटा जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जितना भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं जो अपने बोरोड फंड में, वो हमारी अर्निंग से डिडक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए और 2 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो पहले 2 लाख रुपए माइनस किए जाएंगे, जो 8 लाख आएगा उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो ये एक इसका बेनिफिट हो गया कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स बचा सकते हो आप ज़्यादा। चीपर एज इंटरेस्ट पेड इज अ टैक्स डिडक्टेबल सोर्स, जो डेप्ट होता है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स की छूट होती है। वहीं अगर इक्विटी होता, आप जो इक्विटी शेयर वालों को पैसा देते हो वो टैक्सेबल होता है, उस पर फिर आपको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा रिस्क, कि कौन से वाले में रिस्क ज़्यादा है। तो डेप्ट वाले में बेटा रिस्क ज़्यादा होता है। डेप्ट इज चीपर, चीपर तो है, सस्ता तो मिल जाता है हमें, बट इज मोर रिस्की। क्यों रिस्की है, क्योंकि इन्हें फिक्स्ड अमाउंट का मैंडेटरी होता है इंटरेस्ट पे करना, हर महीने हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। साथ में आपको इनका 5 साल 10 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है जो आपने उधार लिया था, तो इस वजह से दिक्कत है। लेकिन वहाँ पे दूसरी साइड अगर हम इक्विटी की बात करें तो उनको कोई पैसा वापस नहीं देना। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो ठीक, वरना बाबा जी का ठुल्लू खत्म, अपना पैसा भूल जाओ, डूब जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अब अगर आपकी कंपनी में आपके पास पैसा रहता है, कॉन्टिन्यूस पैसा आता रहता है, तो आप डेप्ट इशू कर सकते हो। कंपनी विद द गुड कैश फ्लो प्रेफर डेप्ट, क्योंकि अगर आपके पास पैसा रहता है तो आप इजीली इक्विटी ले लो, इंटरेस्ट पे कर पाओगे, प्रिंसिपल पे भी आप अमाउंट इजीली कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं रहता, कैश फ्लो नहीं आता, मतलब आप क्रेडिट में ज़्यादा सामान बेचते हो, बहुत टाइम बाद पैसा निकलता है, वहाँ आपको इक्विटी के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर इक्विटी में लॉस भी होता है, आपका इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस है, तब भी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को आपने कुछ नहीं देना। लेकिन डेप्ट वालों को तब भी आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, भले ही आपकी कंपनी बिक जाए, कोई एसेट बिक जाए, ये इसमें एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा, जो बिजनेस चलाने के लिए खर्चे हमको करने पड़ने हैं। मेरा रेंट जा रहा है, सैलरी जा रही है, रॉ मटेरियल जा रहा है, सॉरी रॉ मटेरियल तो फिक्स नहीं होता, रेंट और सैलरी मान के चलो आप यहाँ पे। अब अगर किसी बिजनेस में हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो वो डेप्ट इशू नहीं करेगा, डेप्ट से पैसा नहीं लेगा, वो क्या लेगा, इक्विटी। क्योंकि ऑलरेडी मेरा रेंट जा रहा है, ऑलरेडी मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा जा रही है, ऊपर से मैं और डेप्ट ले लूँ तो मेरे ऊपर एक और ऑब्लिगेशन आ गई कि मेरे को अब इंटरेस्ट भी पे करना है। पहले ही मैं गड्ढे में हूँ और नीचे चला जाऊँ गड्ढे के, तो वो दिक्कत हो जाएगी। और अगर मेरी खुद की दुकान है, मेरा कोई रेंट नहीं जाता, ज़्यादा सैलरी नहीं जाती, लो लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, तब मैं डेप्ट के लिए जा सकता हूं, क्योंकि फिर मेरे को बहुत सारा पैसा बच रहा होगा, वो मैं फिर किस में दे दूंगा, इंटरेस्ट पेमेंट करने में दे दूंगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब वही डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो। अब अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास पहले से ही शेयर है, वो चाहते हैं कि अपने पास सारा कंट्रोल रहे, हम अपना कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते, तो वो डेप्ट के लिए जाएंगे। क्योंकि डेप्ट वालों को मैंने अभी आपको बताया कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बट अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल किसी के पास चला जाए, तो फिर वो इक्विटी इशू करने के लिए सही है, वो फिर इक्विटी इशू कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे आओ बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जब आप कहीं से पैसा ले रहे हो तो आप किसी को सपना तो नहीं आएगा आपको पैसा चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, किसी के पास जाना पड़ेगा, कुछ पेपर वर्क करने पड़ेंगे। तो जोन सा भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हायर फ्लोटेशन कॉस्ट का होगा, वहां से कंपनी अवॉइड करेगी पैसा लेना। और जो कम होगा, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो रही है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा, कंपनी उसको प्रेफर करेगी। और लास्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यहाँ शेयर मार्केट की बात कर रहा है। अगर शेयर मार्केट बूम में, हर बंदा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो आपको इक्विटी शेयर
करने चाहिए क्योंकि वो इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ रखा है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, शेयर मार्केट डाउन जा रखी है, तो इक्विटी शेयर कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेप्ट लेने, डेप्ट ही ले, उधार ही मांगना पड़ेगा किसी से। ये हो गए बेटा आपके फाइनेंसिंग डिसीजन के पॉइंट्स, फैक्टर। अब लास्ट डिसीजन डिविडेंड डिसीजन फटाफट करते हैं, 50% चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा उसी टाइम। तो बेटा अब हमारा सबसे लास्ट डिसीजन जो एक कंपनी को लेना पड़ता है, विच इज डिविडेंड डिसीजन, कि कितना डिविडेंड शेयर होल्डर को बांटना है और कितना पैसा अपने पास बचा के रखना है, ताकि अगर कल को कोई अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, तो हमारे पास फंड अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए पैसा बांट दिया और आपके पास खुद पैसा नहीं बचा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे पैसा लगा सकते थे, आपके पास खुद पैसा नहीं है, आपको खुद किसी से उधार लेना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, इट रिलेट्स टू हाउ मच ऑफ द कंपनीज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। अभी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जितनी भी कंपनी की अर्निंग्स होती है उसमें से पहले टैक्स एक्सपेंसेस हटा दिए जाते हैं सारे, फिर इंटरेस्ट हटा दिया जाता है, फिर टैक्स हटा दिया जाता है, उसके बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है वो जाता है आपके शेयर होल्डर फंड को। तो कंपनीज आफ्टर टैक्स ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एंड हाउ मच इट शुड रिटेन इन द बिजनेस टू मीट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कि कितना पैसा हम डिविडेंड के रूप में बांटें और कितना पैसा अपने पास रखें, ताकि हम फ्यूचर में होने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा हमारे पास अवेलेबल हो। अब इसके बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं बुक के अंदर, लेकिन मेन आपने याद करने हैं जो मैं बताऊंगा आपको, कि जहाँ से क्वेश्चन बनता है, कुछ तो बहुत इजी है तो उनसे क्वेश्चन बनता नहीं है। जैसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, अब जब तक आपकी अमाउंट ऑफ अर्निंग अच्छी नहीं होगी आप डिविडेंड दे नहीं सकते। तो एक सबसे मेजर फैक्टर होता है कि आपकी अर्निंग पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना डिविडेंड देना है कितना नहीं। आपकी कंपनी नई स्टार्ट हुई है तो अर्निंग एकदम तो ज़्यादा होगी नहीं, तो आप डिविडेंड भी कम डिक्लेयर करोगे। और अगर बहुत अच्छी कंपनी है, रिलायंस टाटा जैसी कंपनी है, बहुत ज़्यादा अर्निंग है, तो आप डिविडेंड भी ज़्यादा डिक्लेयर करोगे। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनी है वह स्टेबल अर्निंग कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड और वाइस वर्सा। अगर एक कंपनी है जिसकी जो इनकम है वो स्टेबल है, मतलब हर साल वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सेम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कभी बढ़ रहा है कभी ज़्यादा कभी बढ़ कभी ज़्यादा, उनको पता है कि हम इतना पैसा तो मिनिमम कमा लेते हैं, तो वो हायर डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर को, क्योंकि उनको पहले से पता है कि हमारे पास पैसा आना है। वहीं इसका अपोजिट है, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, कभी पैसा आ रहा है कभी नहीं आ रहा, ऐसा है तो आप कम दोगे डिविडेंड, लेस डिविडेंड दोगे, हायर डिविडेंड नहीं देके चलोगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर आपकी जो कंपनी है वो उसकी जो प्लान्स है वो ये है कि हमें आगे अपनी ग्रोथ करनी है, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री लगानी है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, तो कंपनी अपने हाथ में पैसा रखना चाहेगी बेटा, वो डिविडेंड कम बांटेगी। कंपनी हैविंग एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे लेस डिविडेंड, जिसका पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, नई कंपनी है, उसको ग्रो करना है, तो डिविडेंड कम बांटेंगे और अपने पास पैसा ज़्यादा रखेंगे। और रिटेन इन मोर, मतलब अपने पास ज़्यादा रखेंगे और वाइस वर्सा। और ऐसी कंपनियां जो ऑलरेडी बहुत ग्रोथ कर चुकी है, अब वो और अभी उनके पास कोई प्लान नहीं है अपना ग्रोथ करने के लिए, तो वो डिविडेंड ज़्यादा देंगे और अपने पास पैसा कम रख के चलेंगे। नेक्स्ट है बेटा शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक जो शेयर इसलिए खरीदते हैं कि हमें रिस्क लेना है, रातों रात अमीर बनना है, 100 का खरीदा कल 200 का हो जाए और हम पैसा कमा ले। वहीं दूसरे ये होते हैं जो इसलिए शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होती है कि हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक तरह का डिविडेंड मिल जाए, हमारी एक साइड इनकम बन जाए। तो अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक साइड इनकम चाहते हैं, जिनका इनकम का सोर्स है एक डिविडेंड, तो कंपनी एटलीस्ट कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड उनके लिए हमेशा दे के चलती है। ऐसा नहीं है डिविडेंड देना ही बंद कर देगी। बट अगर ऐसे जब मोस्टली आपकी कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, उनको ये इनकम का वो नहीं है कि हमें फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो उनके लिए कंपनी कम डिक्लेयर करेगी। देयर इज ऑलवेज सम शेयर होल्डर हु डिपेंड अपॉन अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। इन सच केस कंपनी डिक्लेयर एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी उनका ध्यान रख के चलेगी और उनको एक कुछ फिक्स्ड डिविडेंड तो दे ही रही होगी ताकि उनकी इनकम चलती रहे। नेक्स्ट कैश फ्लो पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सिंपल है, जिस कंपनी के पास ज़्यादा कैश पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, तो वो डिविडेंड भी ज़्यादा डिक्लेयर करेगी। वहीं अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास कैश कम है, मैं यहाँ टोटल एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ, अगर कैश कम है तो वो लेस डिविडेंड देगी। इन सिचुएशन ऑफ सरप्लस कैश, अगर कंपनी के पास बहुत कैश है, कंपनी डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कैश ज़्यादा है तो डिविडेंड भी ज़्यादा, कैश कम है तो डिविडेंड भी कम। टैक्सेशन पॉलिसी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा।
बेटा अभी आपको मैंने बताया था कि अगर जो भी कंपनी टैक्स पे करती है उसमें जो डेप्ट का इंटरेस्ट होता है वो तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन जो शेयर होल्डर को पेमेंट दी जाती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर गवर्नमेंट ने हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रखा हुआ है कि जितना टैक्स दिया जा रहा है उसके ऊपर जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी शेयर होल्डर को कहेगी तुम्हें देने से अच्छा है मैं अपने पास ही अभी रिटेन करके रखती हूँ, तुम्हारा पैसा तो सेफ है ना, इन द एंड सारा पैसा कंपनी का शेयर होल्डर का होता है, तो वो अपने पास रख लेगी और ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बट अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया जो भी डिविडेंड पे लगता है तो कंपनी कहेगी शेयर होल्डर को बांट दो, अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको कहीं और इन्वेस्ट करना होगा तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब क्या होता है, अगर आपकी कंपनी है वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो आपका मार्केट प्राइस भी ज़्यादा होगा शेयर का, क्योंकि कोई भी फिर ऐसी कंपनी का शेयर नहीं बेचना चाहेगा जो लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको दे रही है। तो एक जो कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना डिविडेंड दें मार्केट के प्राइस के। अगर आपका कंपनी का शेयर का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है और आप और ऊपर से डिविडेंड बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं बाद में उसको। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नहीं दोगे, मतलब आप डिविडेंड दे ही नहीं रहे, तो फिर वो लो हो जाता रहेगा क्योंकि हर बंदा उसे सेल कर रहा होगा। इन केस कंपनी डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, कम दोगे तो कम होगा, तो उसे दोनों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब कुछ कंपनियां होती हैं जो पहले से ही उनकी पॉलिसी होती है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको देके ही चलेंगे, इससे नीचे नहीं देंगे, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है। मैनी कंपनी फॉलोज द पॉलिसी ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर, कि एक शेयर को मिनिमम इतना डिविडेंड तो मिलना चाहिए भले ही कंपनी की अर्निंग कितनी हो, तो वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना डिविडेंड का रेट है जो बढ़ाएंगे ही नहीं, बढ़ाते हैं। मान लो मेरा एक साल है 2022 फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का मेरे पास प्रॉफिट बचा है जो शेयर होल्डर में बचना है, 23 में ये हो गया 12 करोड़, 24 में फिर से हो गया 10 करोड़। तो इस केस में कंपनी आपका डिविडेंड नहीं बढ़ाएगी, वो देखेगी कॉन्टिन्यूस अगर हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर यह 14 हो गया, 15, 16, वो 3, 5, 6 साल देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस हमारी ग्रोथ हो रही है, तब वो इस रेट को और इंक्रीज कर देंगे, एकदम डिसीजन नहीं देंगे। नेक्स्ट है लीगल कंस्ट्रेंट्स। ये क्या है कि अगर डिविडेंड जब भी देना होता है तो कंपनीज एक्ट जो है उसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो सब आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उनको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा डिविडेंड देने से पहले। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करने वाला है बस। नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो कई बार बैंक्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह मेरे ऊपर एक कंडीशन लगा देते हैं कि आप इससे ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करोगे, पहले आप हमारा पैसा दोगे तब जाके आप डिविडेंड दोगे। मतलब उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि आप इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, तो उस केस में कंपनी को एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट चलना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, भले ही उनकी अर्निंग ज़्यादा हो भले ही अर्निंग कम हो रही हो। तो ये थे बेटा हमारा डिविडेंड डिसीजन। तीनों डिसीजन हमारे हो गए, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। बुक में जितने एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ा करो। आप लोग एग्जाम्पल नहीं पढ़ते और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन या वर्ड आपकी केस स्टडी में फिर आता है। अब इसमें दो टॉपिक रह गए हमारे, एक है जिसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कितना डेप्ट लेना है, कितना इक्विटी लेना, उसका जैसे आपने डेप्ट टू इक्विटी रेशो पढ़ी है 2:1, वो कैसे लेना है, वो कैसे डिटरमाइन करना है। दूसरा है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है और उसके कौन से फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइन करने में। तो पहले हम ये वाला करेंगे क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, जल्दी हो जाएगा। फिर इसमें आएंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आपको मैंने करवाना है और वो भी पेपर में मोस्टली आता ही है। देखो बेटा, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे ईजी टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इजी है। अभी हमारा एक टॉपिक फिर भी इसका बचा हुआ है, विच इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल प्लानिंग, जहाँ से मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। बट उससे पहले हम ये टॉपिक कर रहे हैं, बहुत इजी सा है। देखो, दो टाइप की कैपिटल होती है बेटा, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग। ये भी आपने पहले पढ़ा होगा, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल वो होती है बेटा जो कैपिटल का पार्ट पोर्शन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फिक्स एसेट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल होती है जो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, डेली बेसिस के लिए करते हैं। एक तरह से आप उसको उसी से रिलेट कर सकते हो जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला था बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो वो फिक्स्ड कैपिटल से डिटरमाइन किया जाता है। और जो शॉर्ट टर्म वाला था वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल वाला। अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स वगैरह में ऑफ द फर्म
अब इसमें एक चीज और बताई गई है कि अगर आपको कोई भी फिक्स्ड कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है, पैसा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, तो वो हमेशा आपको फाइनेंस करनी चाहिए लॉन्ग टर्म फंड से। एक आपके शेयर कैपिटल वगैरह होते हैं, एक आपका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, एक डिबेंचर वाले होते हैं। तो आपने ऐसे फाइनेंस को लेना है जो 5-10 साल तक आपने पे नहीं करना, शॉर्ट टर्म वाला नहीं लेना है। इट मस्ट बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एंड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी होते हैं, क्रेडिट अवेलेबल, जैसे उधार ले लिया, छोटा उधार ले लिया, 1 साल के लिए ले लिया लोन, बीआर वगैरह हो गए, तो उससे नहीं करना आपने। इसे हमेशा किससे करना है? लॉन्ग टर्म सोर्स से। यहाँ से आपका एमसीक्यू बेटा बन सकता है। अब ये जो कैपिटल है ये क्यों जरूरी है, क्यों इस पे ध्यान रखना जरूरी है? फिर से ये इन्वेस्टिंग डिसीजन से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को आपकी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि आप फिक्स एसेट तब लगाता है इंसान जब उसको कोई नई प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, कोई नई फैक्ट्री खोल रहा है, वो नया पूरा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं लाइफ के। तो इसलिए ये हमेशा जरूरी है इसको ध्यान रखना कि कितनी कैपिटल लगानी है, कहाँ लगानी है। इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि एक बार ये डिसीजन ले लिया तो ये दोबारा रिवर्स नहीं होता डिसीजन। लार्ज अमाउंट इसमें लगने वाला है हमारा। तीनों चारों पॉइंट वही हैं बेटा जो अपने इन्वेस्टमेंट वाले में टॉपिक में पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कि रिस्क भी था, ह्यूज अमाउंट है, इरिवर्सिबल है, दोबारा डिसीजन आप चेंज नहीं कर सकते जल्दी, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब जहां से इसका क्वेश्चन आता है, एक तो आपको ये पहचानना होता है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, साथ में इसके कुछ फैक्टर्स पहचानने भी आ सकते हैं, या नॉर्मली पूछ लेता है फैक्टर बताओ। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। अब हर कंपनी 2 तरह के बिजनेस करती है, मतलब 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग वाली और एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न वाली। मैन्युफैक्चरिंग वाली बेटा वो होती है जो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, रॉ मटेरियल से किसी चीज को बना रही है, फिनिश गुड्स को। और ट्रेडिंग होती है जो फिनिश गुड्स बना बनाया खरीदा और उसको आगे रीसेल कर दिया। तो जो मशीनरी बना रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको फैक्ट्री में सामान बनाना है, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसको प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन जो ट्रेडिंग कंपनी है जो बना बनाया सामान खरीद रही है और उसमें कुछ पैकेजिंग वगैरह का चेंज करके आगे भेज देती है, तो उनको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब ऑपरेशन मतलब बिजनेस की बात कर रहा है। अगर आपका बिजनेस छोटा है, लिमिटेड एरिया में आप काम करते हो, तो फिक्स्ड कैपिटल भी कम पड़ेगी। लेकिन अगर आपका पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल भी यहाँ ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट चॉइस ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक 2 तरह की होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है बेटा कैपिटल इंटेंसिव। लेबर मतलब यहाँ पे हाथों से काम ज़्यादा हो रहा है, मशीन से कम। और कैपिटल इंसेंटिव मतलब यहाँ पे मशीनों का काम ज़्यादा हो रहा है और लेबर का कम। तो अगर आप लेबर वाली डिसाइड कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में लेबर इंटेंसिव वर्क ज़्यादा हो, तो आपको फिक्स कैपिटल कम रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव पे फोकस करते हो, प्लांट मशीनरी का ज़्यादा काम होता है, लेबर कम होती है, तो फिक्स कैपिटल भी आपकी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे बार बार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, या आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। बट अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें इतने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बार बार नहीं होता, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल कम रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। नेक्स्ट में आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ करे, वही पॉइंट्स आ गए दोबारा रिपीट, कि अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर के प्लान बहुत ज़्यादा, आप एक से ज़्यादा फैक्ट्री लगाना चाहते हो, पूरे इंडिया में ग्रो करना चाहते हो, तो फिक्स कैपिटल भी आपको ज़्यादा पड़ेगी। और अगर आप ग्रो करना नहीं चाहते, एक लिमिटेड एरिया में काम करना चाहते हो, तो फिक्स कैपिटल कम पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है या एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाती है, तो आपको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन आप मल्टी प्रोडक्ट बनाते हो, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाते हो, तो फिक्स कैपिटल भी आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग मशीनरी आती है, अलग सेटअप आता है, तो उससे हिसाब से आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अब बेटा 2 ऑप्शन होते हैं हर बंदे के पास, कि या तो वो अपनी चीज़ खरीद ले, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, फुल पेमेंट में खरीद ले, एक ही बार में फुल पेमेंट कर दी और सारा पैसा दे दिया। और दूसरा होता है या तो हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है, आप इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करते हो,
या फिर कुछ टाइम के लिए मशीन अपने पास रखते हो, फिर उस टाइम का उसका यूज़ करके वापस कर देते हो। जैसे हमारे घर में अगर शादी वगैरह होती है तो हम जनरेटर खरीद के थोड़ा ना आ जाएंगे, हम क्या करते हैं 3 दिन के लिए 2 दिन के किराए पे लेते हैं। तो अगर आप भी हायर परचेज सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल फॉलो नहीं पड़ेगी, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव की तरह नहीं जा रहे, आप अपनी ही मशीन यूज़ करते हो, अपनी ही क्या प्लांट वगैरह लगा रहे हो, तो उसमें आपको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे बेटा पड़ने वाली है। लास्ट है लेवल ऑफ कोलोब्रेशन। कोलोब्रेशन होता है जब 2 कंपनियां मिलकर काम करती है। तो अगर आपका कोलोब्रेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़े उसमें साइज में आप काम कर रहे हो, तो फिक्स कैपिटल भी आपको ज़्यादा पड़ेगी। और अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो भी आपको हो सकता है फिक्स कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़े, दोनों में केस में। लेकिन अगर आपका छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा कोलोब्रेशन है, आपने ज़्यादा नहीं किया हुआ, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये होगा बेटा फिक्स कैपिटल के पॉइंट, फिक्स कैपिटल से रिलेटेड सारा। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल अभी जैसे मैंने बताया, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए यूज़ होती है कि डेटर्स को कितना टाइम देना है अपना पैसे के लिए। आज मैंने डेटर को सामान बेचा, मोस्टली 3 महीने का टाइम दिया जाता है, 3 से 6 महीने। अब वो 3 महीने तक पैसा मेरा ब्लॉक हो गया, 3 महीने बाद मेरे को डेटर पैसा देगा, तो तब तक जो मेरे को अपना बिजनेस चलाना है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो डेली मेरे को तो अपनी सैलरी पे करनी है, मेरे को तो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है, मेरे को तो अपना रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो सारा इसमें आएगा। अब देखो इसके भी फैक्टर्स बेटा। तो पहला इसका भी फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, कि वही आपका या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है तो बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बेसिकली कहाँ यूज़ हो रही है, रॉ मटेरियल खरीदने में या आपके लेबर को पैसा देने में, और ये सब खर्चे क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होते हैं। तो अगर ट्रेडिंग है तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगी, और मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा आपकी लगने वाली है। दोबारा स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर लार्ज में आप काम कर रहे हो, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा, और छोटा मोटा काम है, छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल भी कम। इसके बाद आता है बिजनेस साइकिल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे अलग। जो तो देखो बिजनेस साइकिल का क्या मतलब है, कि जब आपका बिजनेस बहुत बूम पे है, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में डिमांड है, तो सेल्स भी ज़्यादा हो रही होगी, तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बिजनेस साइकिल, पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकोनॉमी डाउन पे चल रही है, रिसेशन आ रखा है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि काम ही नहीं होगा। जब काम ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन ही क्यों करोगे, ना लेबर आएगी, ना ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। अब कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो सीजन पे डिपेंड करते हैं, जब उनका सीजन आएगा तो वो बिकेंगे, काम बिकेगा, वरना नहीं। जैसे एसी का काम है आपका, रेफ्रिजरेटर से काम है, तो अगर गर्मियाँ होंगी तो उससे पहले आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उससे पहले नहीं होगी। आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे, तो जब आपके सीजन आ चुका है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका सीजन चल रहा है, आपको उसे ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा बेचना है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल कम। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन साइकिल। अब बिजनेस साइकिल अलग है, प्रोडक्शन साइकिल अलग है, इसको मिक्स मत करना। प्रोडक्शन साइकिल होता है कि रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो इसके बीच का जो टाइम है वो कितना है। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है, कि आपको प्रोडक्ट को बनने में ही 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको तो अपने लेबर को पैसा देना पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, आपके सारे खर्चे हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी चीज़ है कि आज ही ऑर्डर आया और आज ही आप बना के दे देते हो, तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो जितनी बड़ी प्रोडक्शन साइकिल उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, जितनी छोटी प्रोडक्शन साइकिल उतना कम वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। अब आप अपने डेटर्स को, जो आपके डेटर्स हैं, आप अगर उनको ज़्यादा टाइम देते हो कि आप 3 महीने बाद पैसा दे देना, 6 महीने बाद पैसा दे देना, तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो पैसा इन्वेस्ट करा, वो 3-6 महीने बाद आना है, तो वो 3-6 महीने आप कैसे काम चलाओगे, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगाओगे। और अगर आप कम टाइम देते हो, आप कैश में ही सामान बेच देते हो, या एक दिन में, एक हफ्ते का कम टाइम दे रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल भी बेटा कम होगी। इसी का अपोजिट है क्रेडिट अवेल्ड, कि अब जब आप सामान खरीद रहे हो तो आप भी तो किसी के डेटर रहे हो, तो आपको कितना टाइम मिल रहा है। अगर आपको जो टाइम अलाउड किया जा रहा है वो ज़्यादा है, कि भैया सामान ले लो, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसा दे देना, तो आपको वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपने सामान खरीदा, बनाया, बेच दिया, तो वर्किंग कैपिटल आपके पास तो आ गई, आराम से पे कर देना। लेकिन अगर आपको पीछे से कैश में सामान
खरीदना पड़ रहा है या ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है तो आपको भी वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि अपने अपने जो डेटर्स हैं उनसे कितनी जल्दी पैसा रिकवर कर पाते हो। एक तो है आप अपनी मर्जी से कितना टाइम दे रहे हो, एक है कि आप कितना अप्लाई कितनी जल्दी अपने सेल्स को मनी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, डेटर से कितनी जल्दी पैसा आ रहा है और कितनी कम से कम आप यहाँ पे वेस्टेज करके चल रहे हो। तो जितनी जल्दी आप पैसा निकाल पाते हो, कम वेस्टेज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी कम। लेकिन अगर आप डेटर से पैसा निकाल ही नहीं पाते, वो बोरोड आपको टालता रहता है कल कल कल, या रॉ मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इस केस में आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, आपका एरिया ऐसा है जहाँ आराम से रॉ मटेरियल आ जाता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा कम होगी, क्योंकि आपको अपना रॉ मटेरियल स्टॉक करके नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसी जगह पे आपकी फैक्ट्री या पहाड़ों पे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आ पाता, बहुत टाइम बाद आ पाता है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको पहले से रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ऑर्डर करके। लास्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। जिस मार्केट में आप अपना सामान बेच रहे हो उसमें अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, तो वर्किंग कैपिटल भी बेटा ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि आपको हमेशा स्टॉक की प्रोडक्शन रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब ऑर्डर आएगा आप तब प्रोड्यूस कर रहे हो, तब तक तो फिर आपका कस्टमर दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। और अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है या कम कॉम्पिटिटर है तो वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो आपके बिजनेस में ही रहेगा, आपसे ही वेट करेगा कि सामान आए तो मैं खरीदूँ। तो ये हो गई बेटा हमारे टाइप्स ऑफ कैपिटल। लास्ट टॉपिक बच्चा छोटा सा फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा खासा टॉपिक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सारे नहीं करने हैं, सिर्फ मेन हम वहाँ पे करेंगे। तो देखो बेटा अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है बड़ा टॉपिक थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है साथ में ही। पहला छोटा टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर नाम पे जाते हैं फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, प्लानिंग मतलब कुछ प्लान करना फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को। हर पर्सन को भी अगर हम बात करें तो अपनी लाइफ का फाइनेंशियल जो है प्लानिंग करना पड़ता है कि कितनी अर्निंग आएगी, कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है। ऐसे ही कंपनियों को भी प्लान करना होता है कि कहाँ से उनका पास फंड आएगा, जो फंड रेज होगा उसे कहाँ पे यूज़ करना है, ऐसा ना हो कि वो वेस्ट हो जाए। तो उसी को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग। याद रखना यह वर्ड एस्टिमेटिंग है, एक्चुअल नहीं है। अभी हम एस्टिमेट कर रही है कंपनियां द फ्यूचर फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की, फ्यूचर में उन्हें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, एंड स्पेसिफाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड, और हम फंड्स कहाँ से रेस कर सकते हैं, वो सब आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में। इट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ द फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों जरूरी है कि कल को ना तो आपके बिजनेस में शॉर्टेज हो फंड की और ना ही सरप्लस हो फंड का। अगर आपने किसी से डेप्ट में पैसा लिया है और वो पैसा ऐसे ही पड़ा है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो पे करना है ना, तो मतलब आपको फालतू में एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ना ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ज़्यादा पैसा लगा रखा है और यूज़ नहीं हो रहा, ना पैसा शॉर्टेज होना चाहिए, कम भी नहीं पड़ना चाहिए। आगे क्या ऑब्जेक्टिव की फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंश्योर करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हो। जब भी रिक्वायरमेंट है, जब भी कंपनी के पास रिक्वायरमेंट है, तो इतना पैसा पड़ा होना चाहिए कि वो डिसीजन ले सके, ये ना हो फंड्स ना होने की वजह से उनकी कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। नेक्स्ट है टू सी द फर्म डज नॉट रेज अननेसेसरी फंड। साथ में ये भी देखना है कि कोई अननेसेसरी फंड तो हम उठा नहीं रहे, ऐसा जगह से पैसा तो नहीं ले रहे जो यूजफुल ही नहीं है, हमें कहीं लगाना ही नहीं है, बट हम पैसा लिए जा रहे हैं, भले ही वो सस्ते रेट में मिल रहा हो, क्योंकि अगर वो वेस्ट पड़ा है तो वो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वो हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट को बढ़ाएगा हमारी। तो ये दो चीज़ें ना हो, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। इंपॉर्टेंस अब क्यों जरूरी है, इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। अगर मेरे को फ्यूचर में मेरे कोई भी प्लान है तो उसके लिए मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करूँगा तो फ्यूचर में मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने प्लान तो बना लिया कि मैं अपनी सेल्स बढ़ाऊंगा 10% से 20% से, अब उसके लिए पैसा भी तो चाहिए होगा ना, कैसे बढ़ाऊंगा, मैंने वो एस्टिमेट नहीं किया, तो यहाँ दिक्कत आएगी। सेकंड है अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अगर गलती से ऐसी सिचुएशन आ गई कि एकदम से बिजनेस डूब गया, कोरोना जैसे आ गया था, तो उसके लिए मेरे पास फंड रिक्वायर्ड होना चाहिए पहले से, या कुछ भी लॉस हो गया, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आ गया जो इसने मार्केट कैप्चर कर लिया, तो उस टाइम के लिए मेरे पास फंड होना जरूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है इट लिंक्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन।
ये एक लिंक प्रोवाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग से, कि कहाँ से पैसा लेना है और कहाँ पे उसे लगाना है। फाइनेंसिंग डिसीजन यही था ना, कहाँ से पैसा लें, और इन्वेस्टिंग ये था कि कहाँ पे लगाए। तो इन दोनों के बीच में जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो किसके अंदर आएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट, मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। अगर हमने पहले से ही एस्टिमेशन लगा रखा है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम कितना पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आई कि एक्चुअल में कितना पैसा लगा, तो हम एक ईजियर कंपेयर कर पाते हैं कि हमने जो सोचा था क्या उतना ही हो पाया या नहीं हो पाया, पैसे का यूज़ हो पाया या नहीं हो पाया, या हमें और पैसे की रिक्वायरमेंट है या हमने ज़्यादा फंड ले लिए। अब बेटा इंपॉर्टेंस पे बुक में आपकी बहुत सारी दे रखी है, 4-5 से ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इसमें से आपके पूछ लें। ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग, छोटा सा टॉपिक। अब बड़ा टॉपिक जो है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमें ये पता है कि हम इक्विटी और डेप्ट से पैसा ले सकते हैं, तो कितना इक्विटी से लें कितना डेप्ट से लें, जब हम ये डिसाइड करते हैं वो आता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। इट रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी फॉर यूज फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कितना हमने डेप्ट लिया है, कितनी हमने इक्विटी ली है, जो हम यूज कर रहे हैं कंपनी को फाइनेंस करने में, कंपनी के बिजनेस को चलाने में, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द टोटल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। अब मेरे अगर 10 करोड़ रुपये के इक्विटी है मेरे पास और डेप्ट है 1 करोड़ का, तो इन ये जो प्रपोर्शन है 1:10 की जो प्रपोर्शन है, सिर्फ इस प्रपोर्शन को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है रिस्क, ठीक है, कि फाइनेंशियली हमारे ऊपर कितना रिस्क है अगर हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि डेप्ट वालों को इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल पेमेंट अमाउंट देनी है, वो सारी चीज़ें। अब फाइनेंशियल लिवरेज का एक फॉर्मूला भी होता है कि डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट को इक्विटी से डिवाइड कर दो तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज आ जाता है। ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर भी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के भी कुछ फैक्टर्स हैं। अब उसमें बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कॉस्ट, रिस्क, कंट्रोल। अब ये वाले आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो भी, कि कंट्रोल अगर आप अपने हाथ में रखना चाहते हो तो इक्विटी फॉलो मत करो, नहीं सॉरी अब डेप्ट फॉलो करो। अगर आप इक्विटी कंट्रोल नहीं रखना चाहते तो इक्विटी करो। ऐसे ही रिस्क में था, अगर आप इस रिस्क नहीं लेना चाहते तो इक्विटी फॉलो करो, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो डेप्ट फॉलो करो। ऐसा ही कॉस्ट में था। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, जिनका न्यूमेरिकल भी पेपर में आने वाला है, तो वो वाले फैक्टर करते हैं डिस्कस, फिर इस चैप्टर को भी करते हैं अपना। तो देखो बेटा, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं, अब हमने पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से MCQ भी आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये एक रेशो होती है, आपने इसमें को अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT आप सबको पता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, की टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है। तो ये रेशो भी यही बताती है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग, कि हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितने टाइम्स अर्निंग कर रहे हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी। कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, मतलब एक कंपनी अगर अपना 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है और 5 लाख रुपए उसका EBIT है, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले उसके 5 लाख रुपए उसके पास है, तो इसका मतलब वो 5 गुना पैसा कमा रही है इंटरेस्ट से। तो उस रेशो को क्या बोलते हैं, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जितनी ज़्यादा ये रेशो होती है उतना रिस्क कम होता है, मतलब आप उतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट में आते हैं डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो। ये क्या होता है, जो इसकी डेफिशिएंसी है, ICR की डेफिशिएंसी है, जो पैसा कम पड़ गया उसको पूरा करने में ये वाली रेशो हेल्प करती है। इट टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसी रेफर टू द इन द ICR। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो थी उसमें जो डेफिशिएंसी रह जाती है उसको पूरा करती है ये रेशो। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि पहले आपका इंटरेस्ट पे होता है, फिर टैक्स, उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो और नॉन कैश एक्सपेंसेस जोड़ दो, तो वापस आप कहाँ पहुँच जाओगे, उस प्रॉफिट में। डिवाइड करो प्रेफरेंस डिविडेंड से और इंटरेस्ट पेमेंट से, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डेफिशिएंसी अभी भी रह रही है हमें प्रॉफिट कमाने के लिए। ये हो गया सिंपल, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लास्ट वाला ROI सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार भी निकालने के लिए पेपर में आया था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप सबको पता है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें जो हमें रिटर्न मिल रही है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं ROI। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो मैंने 10% पे पैसा लिया है किसी से
और उसे जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ से 15% मिल रहा है, जो कि अच्छी फेवरेबल कंडीशन है। तो इस केस में कंपनी का जो ईपीएस है वो इंक्रीज होगा। ईपीएस क्या होता है बेटा? अर्निंग पर शेयर, की एक शेयर पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, उसे कहते हैं ईपीएस। पेपर में एक ईपीएस निकालने के लिए आता है और एक आरओआई निकालने के लिए आता है। इसी आरओआई के अंदर एक और टॉपिक है जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट पे करना है, डेप्ट पे इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन हमारी अर्निंग जो ईपीएस है, यहाँ अर्निंग की बात कर रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर पूछता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। इससे कहते हैं ईपीएस। जब भी डेप्ट इंक्रीज होता है तो ईपीएस भी इंक्रीज होता ही है, याद रखना। ये इसका फॉर्मूला है बेटा, EBIT डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अब एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी जो अभी आपकी क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड होगी वहां पे भी एक इसका क्वेश्चन कर लेंगे। अभी सिंपल वाला करते हैं जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, जैसे मैंने सिचुएशन बना रखी है, ये आपकी बुक में है, या सेम ही क्वेश्चन होता है बट वो पैराग्राफ मतलब एक बना होता है, जैसे आपके अकाउंट्स में क्वेश्चन होते हैं वैसे आता है। सोल्यूशन सबका सेम ही होता है। 3 कंडीशन हमें दे रखी है। बोला फर्म की टोटल कैपिटल 25 लाख 25 लाख 25 लाख है, तीनों केस में टोटल पैसा 25 लाख लगा हुआ है। पहले केस को अगर हम सोल्व करें तो EBIT सब में सेम है, 6 लाख ही, तो 6 लाख लिख लेते हैं पहले यहाँ पे कि हम 6 लाख रुपए कमा रहे थे। फिर पहले केस में पूरा का पूरा 25 लाख रुपए इक्विटी शेयर से लगा हुआ है, डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे डेप्ट हो गया नील, तो EBT क्या हो गया 6 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें नहीं था, वो भी 6 लाख रहा। टैक्स रेट कितना है 30%, तो 6 लाख का 30% 1,80,000, तो ये बचा 4,20,000। इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद कितनी अर्निंग बची। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 25 लाख रुपए लगा, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 2.5 लाख शेयर्स हैं यहाँ पे। तो ईपीएस यहाँ पे कैसे निकलेगा, जितना ये EAT आया है 4,20,000, इसको डिवाइड कर दो 1 2 3 4 नंबर ऑफ शेयर से, तो ये कैलकुलेट करोगे तो बेटा आ रहा है 1.68 अप्रोक्सीमेटली। इतना आ रहा है कि ईपीएस एक पर्सन जो है वो इतना पैसा तो कमाएगा एक शेयर पे। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में, EBIT तो सेम ही है, लेकिन इसमें बोला 25 लाख में से 20 लाख रुपए शेयर से लगे हैं, 5 लाख रुपए डेप्ट में लगा, और डेप्ट का इंटरेस्ट रेट है 10%, तो इंटरेस्ट पहले माइनस होगा 50,000, तो ये बचा 550। फिर इसका टैक्स भी माइनस होगा, टैक्स है 30% ही सेम रेट, वो आएगा 165, शायद 165 ही आएगा, हाँ जी। अब इसको माइनस करोगे तो आ गया 385, यह आ गया EAT। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर भी चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख रुपए इक्विटी से लगा हुआ है, 10 रुपए का एक है, तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए यहाँ पे। तो इसको 2 लाख से आप डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1.92। यहाँ पे EPS कितना है 1.92। अभी मैंने बोला था कि जितना डेप्ट बढ़ता है EPS भी बढ़ता है, तो यहाँ पे 0 डेप्ट था, EPS इतना आया, यहाँ डेप्ट बढ़ा तो EPS भी बढ़ गया। थर्ड सिचुएशन में आते हैं फिर से। थर्ड सिचुएशन में ये तो 6 लाख ही है बेटा, इसमें डेप्ट बढ़ गया 10 लाख है, तो इंटरेस्ट हो गया 1 लाख, 10 लाख का 10%, 5 लाख बचा, ठीक है। 5 लाख टैक्स रेट वही है, 1.5 लाख आएगा यहाँ पे, 5 लाख का 30%, तो अभी भी 3.5 लाख रुपए बच गए। और यहाँ पे भी क्या हो गया, अब आपका नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो कम हो गए, और कम हो गए, कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर, 15 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.5 लाख शेयर, तो EPS कैसे निकलेगा 3,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, ये आ रहा है बेटा 2.33। तो जैसे जैसे डेप्ट बढ़ रहा है EPS भी बढ़ता जा रहा है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, EPS निकालना होता है और आपको कमेंट करना होता है कि क्या डेप्ट इशू करने से EPS बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखो EPS बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा। अगर ROI की बात करें तो इसका फॉर्मूला था EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ये था टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल कैपिटल। तो EBIT आपको पहले से गिवन होता है क्वेश्चन में 6 लाख,
उसको टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी गिवन है उससे डिवाइड कर दो, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा 16। ऐसा एक और क्वेश्चन आपकी बुक में होगा जिसमें ROI निकालने के लिए बोला है, 25 लाख रुपए टोटल कैपिटल गिवन है और EBIT गिवन है, तो वो तो और ज़्यादा सिंपल है, उसमें कुछ इंटरेस्ट और टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करनी। अब हो गया बेटा हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश। बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन वही इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है, 10 मार्क्स का आने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपके क्वेश्चंस अपलोड होंगे। बस उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और एक बार देखना है कि क्या आंसर है और क्यों वो आंसर है, कौन सी लाइन है ऐसी इंपॉर्टेंट।